मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह इसके झा का प्रैक्टिस तो आज पब्लिकेशन से है। पटना वाले जो इसके झा है उनका पब्लिकेशन बुक है बीएसएससी इंटर लेवल का, और यह बुक प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह सेट दोस्तों, यह जो सेट बनाया गया है प्रैक्टिस सेट बीएसएससी इंटर लेवल के लिए, तो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसलिए इससे पढ़ना आवश्यक है। बहुत ध्यान से इसे पढ़ें दोस्तों, बहुत अच्छा बुक है ये, मैं इसे देखा हूँ, बहुत सुंदर बुक है। आप इसे पढ़ें, बहुत इससे आपको लाभ होगी। जरूर से जरूर पढ़ें दोस्तों। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करते हैं। आज इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, इस सेट का पहला प्रश्न क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है, भारत में प्रमुख बुद्ध संरचनाओं में से एक खाली स्थान सारनाथ में स्तूप का निर्माण कहाँ मौर्य राजा अशोक किया गया था? मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। सारनाथ में कहाँ पर किया गया था? तो कौन से एक स्तूप है सारनाथ में, वो कहाँ पर किया गया था मौर्य राजा अशोक के द्वारा? तो चार ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धमेक स्तूप। धमेक में बुद्ध संरचनाओं में से एक धमेक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महाराजा राजा अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, धमेक स्तूप। ठीक है, और इस स्तूप का प्रारंभिक निर्माण राजा अशोक ने 239 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों, लेकिन इसका पूर्ण विकास गुप्त काल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप यह गुप्त काल में बनने वाले कुछ बौद्ध स्मारकों में से एक है। ठीक है, और जबकि गुप्त काल जो था पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं से लोकप्रिय माना जाता है, जो गुप्त काल था, परंतु कुछ स्तूप हैं जो गुप्त काल में भी बनाए गए हैं बौद्ध का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं। तो प्रसिद्ध बाघ गुफा चित्र है जो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, तो बाघ गुफा चित्र है जो ऐतिहासिक चित्र है, और यह भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और मध्य प्रदेश के धार जिले में पाया जाता है बाघ गुफा स्तूप। और बाघ गुफाएं रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है दोस्तों, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सभी 9 गुफाएं बिहार है, बौद्ध भिक्षु द्वारा निवास के लिए उपयोग किए जाने वाले गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिक्किम में बौद्ध के प्रसिद्ध गुफाएं बाघ गुफा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। ऋग वैदिक युग की पवित्र नदी जिसके इर्द गिर्द ऋग वैदिक सभ्यता फली फूलित थी, वो कौन सी नदी है? ऋग वैदिक काल में कौन सी नदी के इर्द गिर्द क्या थी जो ऋग वैदिक सभ्यता फैली थी? उस नदी का नाम क्या है? तो वो नदी था सरस्वती नदी। आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है दोस्तों, तो जो ऋग वैदिक काल था सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही फली फूली थी। और आधुनिक यदि इस समय में देखें तो यह ऋग वैदिक युग हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में संबंधित था। इस वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण चरित्र की थी दोस्तों, जिसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वेद, ब्राह्मण, अरनायक और उपनिषद वैदिक संस्कृति के स्रोत हैं। वैदिक संस्कृति के स्रोत कौन है? वेद, ब्राह्मण, अरनायक और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। लोगों के ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, सभी ग्रुप में शेयर करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसा ही वीडियो प्रत्येक दिन लाऊंगा जीके जीएस का। अभी 2-4 दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त हो चुका था दोस्तों, और थोड़ा तबियत भी सही नहीं थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब मैं इसे रेगुलर रहूँगा और मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इसलिए आप लोग रेगुलर रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारे अंदर और भी एनर्जी बढ़ती है दोस्तों। इससे मैं डेली और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था?
तो किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, ये देखना है। भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था किस मुगल शासक के दौरान। यदि ये देखें तो हुमायूं हुमायूं के दौरान भारतीय चित्रों का उद्गम हुआ था। उद्गम स्टार्टिंग हुआ था कब, जब चित्रकारी का उद्गम हुआ था तो हुमायूं के अनुसार, लेकिन चरम पर किसके समय था, तो जहांगीर के समय। जहांगीर के समय भारतीय चित्रकला क्या था, चरमपंथ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है हुमायूं। मुगल पेंटिंग की उत्पत्ति हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुई थी, और खासकर जब यह दो फारसी कलाकार मीर सैयद अली और अब्द उद समद को भारत आया था। मुगल चित्रकार भारतीय फारसी और इस्लामिक शैली का एक विशेष संयोजन दर्शाती है दोस्तों। भारतीय मुगल चित्रकला का विकास मुगल सम्राट हुमायूं हुमायूं का कार्यकाल देखें तो 1530 से लेकर 1540 के शासनकाल के दौरान हुई थी। और मुगल शैली का सबसे पहला उदाहरण तूतीनामा यानी तोते की कहानियां चित्रकारी है, जो अब कला की क्वींसलैंड संग्रहालय में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लेकिन सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ था चित्रकला का, तो जहांगीर के समय में हुआ था, और शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे, तो हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे, तो इसका आंसर होगा मिराक मिर्जा घियात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार थे। और हुमायूं का मकबरा बनाया कौन था, तो बेगा बेगम ने बनाया था। महारानी बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। और इस साइट्स को 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी, और वह 1539 में चौसा की लड़ाई में हार चुका था हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया था, तो हम्पी के स्मारक के समूह का निर्माण करने वाले कौन थे, तो हरिहर बुक्का थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हरिहर बुक्का 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बना था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बना था। ठीक है, विजयनगर शहर के स्मारक जिन्हें ऋषि विधाननायक के सम्मान में विधान नगर के नाम से भी जाना जाता है, और 1336 से 1570 ईस्वी के बीच हरिहर प्रथम के सदाशिवराव के समय में बनवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तैमूर द्वारा दिल्ली में खाली स्थान एडी में आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को अंत को चिन्हित किया था। तो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान सुल्तान महमूद शाह और उसकी वजीर दिल्ली से भाग गया, और तैमूर ने 15 दिनों तक सामूहिक नरसंहार और लूटपाट वाले का आदेश दिया। और शराफ उद्दीन और मीर खुद के अनुसार तैमूर द्वारा दिल्ली में लगभग 1 लाख लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, तो राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे, राजेंद्र प्रथम आपको राज राजा प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राज राजा प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। वह भारत का एक चोल सम्राट है राज प्रथम, जो अपने पिता राज चोल के प्रथम के बाद 1014 ईडी में सिंहासन पर बैठा था। राजेंद्र प्रथम पश्चिम में हिंद महासागर चोल साम्राज्य को भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाकर रखा था। उनके दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड और इंडोनेशिया में श्री विजय के क्षेत्रों का कब्जा कर लिए थे। कौन, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पुत्र किसका था, राजेंद्र प्रथम का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में खाली स्थान की स्थापना की थी। सुरेंद्र बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को कौन सा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे, इंडियन एसोसिएशन इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और क्या होगा इसका आंसर, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों। सुरेंद्र बनर्जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के विपरीत मॉन्टेग्यू चिपसफोर्ड सुधार का समर्थन किया था। बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 10 नंबर प्रश्न की ओर। रॉयल एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है। तो रॉयल एक्ट की प्रक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल 1919 के रॉयल एक्ट की प्रक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। यह अधिनियम एक विधायी कार्य था और 10 मार्च 1919 को ब्रिटिश भारत में पारित हुआ था। इस अधिनियम ने सरकार को ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने के लिए प्रवाही रूप से अधिकृत किया और सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए शाही अधिकार को शक्ति दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 1920 के खिलाफत आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन कहाँ चल रहा था? जिसके सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन आयोजित किया गया था भारत में, तो यह तुर्की में आंदोलन चल रही थी। तुर्की के सहयोग में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तुर्की। तुर्की देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। यदि इसमें हम इराक को देखें तो इराक की राजधानी क्या है? यदि हम देखें दोस्तों इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी आपको बगदाद है और इसका मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। इराक की मुद्रा इराकी दिनार है और इसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इराक के संसद का नाम है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद और वहाँ प्रधानमंत्री मुस्ताफ अल कादिमी है। ठीक है, यदि हम इसमें इराक के बाद हम यदि इसमें अफगानिस्तान को देखें दोस्तों, अफगानिस्तान को यदि हम देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान का जो मुद्रा है अफगानी है। संसद 16 है और राष्ट्रपति हाजी मुल्ला अब्दुल बराद अखुंद है और वहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तुर्की। तुर्की देखें, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है, वहाँ का मुद्रा लीरा है दोस्तों। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा है और राजधानी अंकारा है तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, इसी प्रकार मिस्र का देखें तो मिस्र की राजधानी काहिरा है और वहाँ की मुद्रा पाउंड है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा, वहाँ का मुद्रा क्या हो गया? पाउंड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, ये प्रश्न दिया गया है। यदि हम देखें सारागढ़ी की लड़ाई जो थी वो सारागढ़ी की लड़ाई है जो आपको वर्ष 1897 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम देखें तो 12 सितंबर 1897 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच तिराह अभियान से पहले लड़ी गई थी। यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। इस लड़ाई के 21 भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को ओर से 10,000 पश्तून उराव जातियों को आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो सारागढ़ की लड़ाई 1897 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे फिर चलते हैं दोस्तों। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध था जो किसके हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? तो यांडवू के संधि के साथ, हस्ताक्षर पर संधि के साथ क्या हुआ था? समाप्त हुआ था पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। इस पर औपचारिक रूप से फरवरी 1826 उसमें हस्ताक्षर किए गए थे पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। इसे प्रथम बर्मा युद्ध के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और पश्चिम बर्मा, अरकाना और उत्तर में ब्रिटिश आयोजित चटगांव के बीच संघर्ष में उत्पन्न हुआ था। यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा युद्ध था। सालाबाई की संधि देखें तो कब हुआ था? तो सालाबाई की संधि आपको 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी सालाबाई की संधि। पुरंदर की संधि देखें हम तो पुरंदर की संधि है 11 जून 1665 ईस्वी में जयसिंह प्रथम और मुगल साम्राज्य के सेनापति मराठा छत्रपति शिवाजी के महाराज के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। क्या? पुरंदर की संधि। यदि और इसमें देखें टिटालिया की संधि यदि हम देखें दोस्तों तो इस पर सिक्किम साम्राज्य के चोम्प्याल राजकुमार जिसे कहा जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी टिटालिया की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यांडवों की संधि के साथ समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 1920 के भारतीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में किया गया था वो कहाँ किया गया था आयोजित? कोलकाता में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कोलकाता में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। जबकि
नागपुर में जो साधारण अधिनियम हुआ करता था उसकी आयोजन की गई थी नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कोलकाता में। ठीक है, विशेष अधिवेशन कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस सत्र में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को स्थानांतरित किया था। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था दोस्तों। लाला लाजपत राय ने की थी विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता। जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह 1923 में जो किया गया था वो किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1923 में झंडा सत्याग्रह नागपुर में किया गया था। ठीक है, और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा का एक अभियान था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें है भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? सिक्किम है जो किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि देखिए सिक्किम है जो आपको नेपाल, ठीक है, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करती है, परंतु बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सिक्किम किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 70 नंबर प्रश्न में, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देवप्रयाग में दोनों मिलकर क्या बनती है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 18 नंबर प्रश्न की ओर, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगलीला पर्वत श्रेणी में स्थित है और जो शद्दकफू चोटी के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है बरकला, चौरा और चक्कर और नटिका राज्य के समुद्र तट है। किसके समुद्र तट है ये? तो ये आपको केरल राज्य के समुद्र तट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केरल राज्य का समुद्र तट है ये। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 20 में, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें से अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। यदि समुद्र होता तो समुद्र भी दे सकते थे, लेकिन अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की ओर। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा खाली स्थान के तहत राज्य बनाए गए थे। देखिए माँ मैत्री राज्य को वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। ये हम टिक रखे हैं दोस्तों, माँ मैत्री राज्य। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो वर्ष 1971 के अधिनियम के द्वारा वर्ष 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। माँ मैत्री, माँ से मणिपुर, में से मेघालय, ती से त्रिपुरा, 1972 में उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। और यह कौन सा अधिनियम था? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा दर्रा जाना जाता है जम्मू और कश्मीर के प्रवेश द्वार को जोड़ने वाले? तो बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बनिहाल दर्रा है भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों में कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बनिहाल दर्रा। यदि हम देखें इसको लनकला दर्रा है जो लनकला या लनकला दर्रा तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, लनकला दर्रा। ठीक है, यदि चांगला दर्रा देख लें तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित एक दर्रा है। चांगला दर्रा कहाँ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अधील दर्रा है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर और जम्मू और श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन पर्वत को नष्ट करता है? तो ओजोन पर्वत को नष्ट कौन करता है? तो नष्ट करने वाला है क्लोरीन। ओजोन पर्वत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि है जो ओजोन को रिक्तीकरण यौगिक है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी विकिरणों से हम लोगों को बचाती है। तो कौन करता है ओजोन को नष्ट? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? देखिए ओरियन तारामंडल का जो दूसरा नाम है उसे हंटर कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हंटर। ओरियन तारामंडल का नाम क्या है? हंटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दूसरा नाम है। नेक्स्ट को चलते हैं 25 में है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा, कौन से तहत? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत भारत में दल बदल निरोधी से संबंधित प्रावधान का दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की अधिकार को सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाता है दोस्तों, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में अपने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि सभी नागरिक को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। परमादेश रीट का क्या अर्थ है? देखिए, परमादेश का मतलब ही होता है कि हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। परमादेश या मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 28 में चलते हैं, इसमें दिया हुआ है मलीमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलीमठ समिति का रिपोर्ट है जो किससे संबंधित है? तो यह जो है मलीमठ समिति, ऑप्शन नंबर ए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मलीमठ आपराधिक न्याय समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 29 में भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल है क्या है? तो शून्यकाल है जो भारतीय संसद के संबंध में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह भारतीय संसद की अनूठी विशेषता है जिसमें सदस्य इस समय के दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और यह प्रथा 1962 से एक अनौपचारिक प्रथा के रूप में शुरू हुआ है। हालांकि संसद के शासन में इसका उल्लेख नहीं है, संसद के शासन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी विशेष समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत जनसंख्या के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और अनुच्छेद 347 के तहत यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा रखो हो कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो वो ग्राम समिति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम समिति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 में अपनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है? इसमें दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 243 के तहत। और पंचायती राज को वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के बी के अनुसार संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, नगर पालिका के लिए कितना है? 21 वर्ष। और संसदीय चुनाव के लिए कितना है न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के बी के अनुसार विधायक चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एफ के तहत एफ के एक के अनुसार पंचायती राज चुनाव के लिए भी कितना है? तो 21 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं।
गरीबी को दूर करने के और आत्मनिर्भर प्राप्त करने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य खालिस्तान पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। तो किसके पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? जो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे में क्या दिया गया है? 34 नंबर प्रश्न है, गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भर प्राप्त करने का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में यह दिया गया था? गरीबी हटाओ और इसका प्रावधान दिया गया है। तो यह जो है आपको कैमी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। तो यह गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना कितना था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 35 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 2005 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया है। यह अधिनियम हर घर में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का बेहतर रोजगार प्रदान करता है, जिसमें वयस्क अकुशल मजदूर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 36 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तेज और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न में, मांग का नियम कहता है कि के बीच एक विपरीत संबंध है। तो मांग के नियम कहता है कि किसके बीच? तो किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 38 में है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र है। तो भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भारत में कुल वन क्षेत्र 21.05% है 2011 की जनगणना के अनुसार। आज नहीं 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान समय भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? वर्तमान समय में देखिए दोस्तों, तो कुल वन क्षेत्र कितना है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में 21.71 वन क्षेत्र है। 21.71% है वर्तमान समय में वन क्षेत्र। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? वन एवं वृक्षावरण दोनों मिलाकर कितना है? तो वर्तमान समय में तो कितना हो गया? वन एवं वृक्षावरण दोनों मिला करके आपको 24.62% है। दोनों मिलाकर के 24.26% है। 2011 में प्रश्न पूछा गया था कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 21.05%। लेकिन वर्तमान समय में यदि पूछा जाए कि वन क्षेत्र कितना है तो 21.71% बनावरण है। कितना बनावरण है? 21.71%। और वृक्षावरण कितना है? 2.91%। दोनों को मिला दिए जाए तो 24.62% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर उस समय के अनुसार सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है ये देखा गया है। तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किस राज्य में दिया हुआ है? तो यह जो है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है जो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश में ठीक है। और सबसे अधिक शहरी आबादी की बात कहा जाए तो महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि प्रतिशत के अनुसार यदि देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत में देखा जाए कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानतः व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आयु के आधार पर यदि किसी राष्ट्र की जनसंख्या को बांटा जाता है कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आयु के आधार पर 3 श्रेणी में। एक बच्चे की श्रेणी क्या है? 15 वर्ष से कम, 0 से 15 वर्ष से कम। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जनसंख्या का समूह आर्थिक रूप से अनुत्पादक होता है। और उसके बाद 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और 59 वर्ष से अधिक वाला वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 41 में चलते हैं। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर का मंदिर स्थित है? गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर किसका मंदिर स्थित है? तो नवग्रह का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी हमारा सही आंसर है। नवग्रह का स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर भी अति प्रसिद्ध है दोस्तों। कामाख्या देवी मंदिर भी गुवाहाटी में काफी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नवग्रह। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है खांडवी। खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी है भारत के किस राज्य का है? तो गुजरात का पकवान है खांडवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गुजरात का है खांडवी, डोकला, फावड़ा आदि ये सब क्या है? गुजरात का प्रमुख पकवान है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? टिप्पणी नृत्य है जो आपको यदि हम देखें इसमें 4 राज्य दिए गए हैं तो टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न है। टिप्पणी नृत्य आपको गुजरात से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
कहाँ से संबंधित है, सॉरी तिकनी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, नहीं गुजरात से संबंधित है, ठीक है ठीक है, गुजरात से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तिकनी नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर में। ट्विंडल खेल से संबंधित है। ट्विंडल है कौन से खेल से संबंधित है, ट्विंडल है जो आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, टेबल टेनिस से ट्विंडल है। नेक्स्ट चलते हैं 45 में। इनमें से मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी कौन सा है, उलान बटोर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उलान बटोर क्या है, मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है, ठीक है। और नेपितावा देखो दोस्तों, तो नेपिटावा किसकी राजधानी है, तो ये जो नेपिटावा है आपको म्यांमार की राजधानी है। नेपिटावा म्यांमार की राजधानी नेपिटावा है। और हनोई किसकी राजधानी है, तो हनोई है वियतनाम की राजधानी हनोई है दोस्तों। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। और बेरूत बेरूत किसकी राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यदि ये सारे राजधानियां देखें तीनों चारों, तो ये सारे राजधानियां एशियाई देश की राजधानियां है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। मैबा बाने किसकी राजधानी है, मैबा बाने किसकी राजधानी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैबा बाने है जो आपको किसकी राजधानी है, मैबा बाने ये आपको स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्वाजीलैंड की राजधानी है मैबा बाने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, स्वाजीलैंड की राजधानी मैबा बाने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो AMU है जो अपना खुद का क्या है सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 49 में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है, तो यूनेस्को ने किस शहर को, तो कोझिकोड को देश का प्रथम साहित्य का शहर घोषित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 50 नंबर प्रश्न में। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है, तो कौन से राज्य ने महादेव टाइगर रिजर्व को गठन का आदेश दिया है, तो कौन सा राज्य है, गोवा राष्ट्रीय उद्यान, गोवा राज्य ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 41 में चलते 51 में। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, जब प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तित होता है तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 52 में। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है, सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक यदि हम देखें दोस्तों तो वह किसमें होता है, चुंबकीय प्ररोच यानी कार्बन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किसमें होता है, कार्बन में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6 है दोस्तों। और कार्बनिक स्वाभाविक रूप से एंथ्रासाइड, ग्रेफाइट और हीरे के रूप में होता है। इसका उपयोग इस्पात के उत्पादन में किया जाता है। कार्बन के 2 स्थिर स्वाभाविक रूप से समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 13। इनमें से सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग है जो किसमें किया जाता है, तो एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत के प्रवाह की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें विद्युत के प्रवाह की दिशा पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, इस तरह की छवि बनाई जा सकती है। तो लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, इस तरह के बनाई गई छवि कौन से लेंस द्वारा बनाई जाती है, अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है, ये देखें। निम्नलिखित बलों में से जो घर्षण बल है संपर्क बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। घर्षण एक बल है जो 2 तलों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अविलंब बल पर निर्भर करता है दोस्तों। घर्षण के 2 प्रकार है, एक स्थैतिक घर्षण, एक गतिज घर्षण, ठीक है। तो घर्षण बल है संपर्क बल का नाम जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 56 में। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों खाली स्थान, तो ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है, तो भूकंप है जो आपको
अवस्रावित ध्वनि को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति है जो आपको क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की गति त्वरित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दो कण कुछ दूर पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुना कर दिए जाए तथा इसके बीच की दूरी आप परिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न में। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है? तो ऋणात्मक कार्य के प्रकरण बल एवं विस्थापन के बीच कौन होता है? तो ये बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? देखिए, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? तो प्रकाश की परिघटना है अपवर्तन, विक्षेपण और तथा आंतरिक परावर्तन होती है। ये घटना सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में प्रक्षेप को सकेंद्रिक अर्धवापनों के रूप में तथा 7 रंगों की पट्टियों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने में पानी की छोटी छोटी बूंदों पारदर्शी प्रिज्म का कार्य करती है दोस्तों। यह 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्रारंभिक इंद्रधनुष। यह कम चमकीला होता है। इंद्रधनुष का पहला रंग, प्रारंभिक इंद्रधनुष का पहला रंग क्या होता है? तो लाल रंग और अंतिम रंग बैंगनी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में परिवर्तित करता है तो अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल या कॉर्निया में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेत्रपटल, यह आंख का पारदर्शी, नेत्रपटल क्या है? तो आंख का पारदर्शी सामने का हिस्सा है जो परितारिका, पुतली और पूर्व काल के कक्ष को कवर करती है। दुख तंत्रिका, ऑप्टिकल तंत्रिका आंख की मस्तिष्क से जोड़ता है तथा दृक तंत्रिका उन आवेश ये देखिए परितारिका दोस्तों, तो परितारिका है कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार की नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली क्या है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। और अधिकांश अपवर्तित कहाँ होता है प्रकाश? तो स्वच्छ मंडल में अधिकांश प्रकाश अपवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 63 में। यदि कोई बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति है। तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति कौन सी है? तो शक्ति बराबर होता है क्या? बल्ब द्वारा आपको शक्ति बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम। पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 वाट हो जाएगा। यदि एनर्जी बाई टाइम देखें तो एनर्जी कितना 100 है और ये 20 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 100 बाई कितना 20 डिवाइड कीजिएगा तो 5 वाट आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने का प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो उदासीनीकरण है तो कैसी अभिक्रिया है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है जो आपको दुर्बल क्षार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो दुर्बल क्षार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 67 में। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक कौन सा होगा? N2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक N2 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? तो एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? तो एल्यूमिनियम के जो गुणधर्म है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4, उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्वारेजिया का संयोजक है, तो एक्वारेजिया किसका संयोजक है दोस्तों? एक्वारेजिया HCl और HNO3 का संयोजक है। और इसका क्या होता है? HCl और HNO3 सांद्र HCl और HNO3 का संयोजक है और इसका रेशियो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया नेक्स्ट में दिए गए तत्वों में A, B, C, D तथा E परमाणु क्रमांक संख्या 2, 3, 7, 10 तथा 30 में से समान अपवर्तन से संबंधित तत्व है, तो इसमें से समान अपवर्तन से संबंधित तत्व कौन सा है? B, C, D। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 71 में एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है, तो कौन से संबंधित है? तो यह तत्व किससे? समूह 14 से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? यदि देखें दोस्तों तो परमाणु त्रिज्या को हम लोग किस में मापते हैं? परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? तो हम लोग परमाणु त्रिज्या को मापते हैं नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 73 में अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट से जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो इससे जनन की सामान्य विशेषता है यह अलैंगिक रूप से जनन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है इसमें क्या है? वो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिवर्तन होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जिनका संबंध लड़कों में लैंगिक संबंध होता है, तो आवाज का भारी होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्या होता है? आवाज का भारी होना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 75 में मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होती है, तो मानव शरीर में जो वसा है वसा उत्तक में भंडारित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें यदि देखें तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थितियों में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा? तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा किसमें? तो किसमें नहीं होगा? क्लोरोफिल में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 77 में प्रोटोजोआ किस रोग से रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ है जो किस रोग से रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग से रोग कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रोटोजोआ मलेरिया रोग से रोग कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अपस्मारक मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अपस्मारक मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग? तो मस्तिष्क का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर है जो किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोशिका का रसोई घर कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न में ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो उत्पादन होता है वो किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यह लास्ट प्रश्न था दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को जीके जीएस का लास्ट प्रश्न था, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आप जरूर इसे शेयर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे क्वेश्चन लाने की हमें और उम्मीद रहेगी दोस्तों कि आप लोग अच्छे से शेयर करेंगे तो। और यदि और आप लोग किसी और पब्लिकेशन का जिसका प्रैक्टिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे प्लेलिस्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।